Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. So, this is Jab on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. क्या है जैब ऑन द गो? मतलब ये है कि चलते फिरते जब भी हमारे पास टाइम हो, हमने एक वीडियो जो है ये देख डालनी है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एग्ज़ाम का लेवल हर बार इंक्रीज़ हो रहा है, डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो रही है, इन डेप्थ नॉलेज वो सीख कर रहे हैं, वो आप बहुत बढ़िया तरीके से उसे कैटर कर पाओगे। इस कॉन्सेप्ट या इस सीरीज की जो वीडियोस हैं इसमें हम कॉन्सेप्ट्स तो कवर करेंगे ही और उनको बहुत डीपली कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सिलेबस के, वन बाय वन हम डीपली उनको समझेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे साथ साथ। बट बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि हम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस या एग्जाम लाइक क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो जहाँ पर भी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, केस स्टडी पूछी जा सकती है, एप्लीकेशन बेस्ड, मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड, जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज के दौरान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई होप कि इट हेल्प्स यू विद योर प्रिपरेशन अ लॉट, एंड ट्रस्ट मी इट विल इफ यू फॉलो इट रिलीजियसली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेक्चर 1 ऑफ द सीरीज ऑफ IEIFS, एंड इसमें हम करने वाले हैं पैरामीटर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपका चैप्टर 1 है IEIFS का, इसके पैरामीटर्स, इसके कुछ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एवोल्यूशन क्या है? अलग अलग फेजेस में इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हुई है। आज जिस डेट पर आज की डेट पर जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी स्टैंड करती है, इट वेंट थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट फेजेस टू रीच वेयर इट इज टुडे। तो उसमें कौन से ऐसे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं या बेंचमार्क्स हैं जो आपको याद करने हैं, उनके बारे में ये लेक्चर होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 1947 इंडियन इकोनॉमी को दो फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज प्री इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिश एरा का पीरियड था, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 1600 एडी से 1947 तक का प्री वाला फेज है, और 1947 से अभी तक का जो चल रहा है दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये तो फेजेस की बात है, और इन फेजेस में जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तीन पैरामीटर्स, उनकी हम बात हम यहाँ पर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ये मैंने बना दिया इंडिया। ठीक है, और इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं in a year, in a particular year, within the boundaries of the country, all the goods and services produced, ठीक है, उनकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे, हमारे पास जीडीपी आ जाएगा। जीडीपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, बिकॉज ये बताता है कि आप कहाँ पर इकोनॉमिकली स्टैंड करते हो, कितने सेल्फ सफिशिएंट हो एज ए नेशन। ऑल्सो इट हेल्प्स टू कंपेयर। ठीक है, कंपेरिजन्स के बहुत काम आता है, इंटरनेशनल कंपेरिजन, मैं बेहतर हूँ या सामने वाली कंट्री, है ना, तो इंटरनेशनल कंपेरिजन्स के लिए भी ये बहुत रेलेवेंट है। तो जीडीपी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उससे रिलेटेड हमें एंगस मेडिसन ने डेटाबेस दिया। एंगस मेडिसन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डेटाबेस दिया, एक बहुत पुराना डेटा निकालकर, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 1000 एडी एंड 1600 एडी की बात करूं तो इंडिया एंड चाइना मिलकर 50.5% ऑफ जीडीपी एंड 52% ऑफ जीडीपी दे वर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो ग्लोबली जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड अगर 100 चीजें बना रहा था, तो उसमें से 50.5 तो सिर्फ इंडिया और चाइना ही बना रहे थे। कब? 1000 एडी में। और ये इंक्रीज हो गया टू 52% इन 1600 एडी। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बट क्या हम इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ अकेले इंडिया के पैरामीटर्स देखने आए हैं। तो ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इंडिया की कहानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, और साथ के साथ यहाँ पर याद रखेंगे कि 1600 एडी में इंडिविजुअली इंडिया वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 23%। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के नाम पर, कि जी हमें कॉटन प्रोक्योर करनी है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, और उसके लिए आप हमें रॉ मटेरियल दो। उन्होंने हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज कराए, इन रिटर्न हमारा जीडीपी 1.4% से बढ़ा, तो वो 24.4% तक हो गया 1700 एडी आते आते।
ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनिपुलेशंस, यहाँ पर तो उन्होंने अच्छा दिखा दिया, लोगों का भरोसा बनने लगा एंड एवरीथिंग, पीपल थॉट दैट इट इज़ अ बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से जीडीपी स्टार्टेड फॉलिंग गोइंग डाउन, या स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। बहुत अलग अलग चैनल्स से वेल्थ को ड्रेन कराया गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, मिलिट्री इंटरफेरेंसेस यहाँ पर होने स्टार्ट हो गए एंड 16.1% तक हमारा जीडीपी जो है वो चला गया। साथ ही साथ जब प्रॉपर ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया, ठीक है, दिस इज द पीरियड 82 से ये वाला, जब ब्रिटिश क्राउन का 100% कंट्रोल इंडिया पर आ चुका था, हमारा जीडीपी व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस ये फॉल डाउन कर गया 3% तक, विच इज अ वेरी ड्रामेटिक डिक्रीज, आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो 23% जहाँ पर हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, घर पे ही इतना खुद से बना रहे थे और साथ ही साथ ग्लोबली भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इट फेल डाउन टू 3%। और तब से लेकर आज तक हम 7.3% पे ही डील कर रहे हैं। ठीक है, 21 में इट वाज 7.3, 6 to 8% इज द रेंज जो कि हम जनरली मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूं, 2025 के डेटा के हिसाब से भी 7.8% लगभग, अप्रोक्सीमेटली, a little bit more or down, this is the GDP that we have reached। ठीक है, तो we are still struggling to reach where we were। ठीक है, तो उसके तो आसपास भी अभी हम नहीं आए हैं। इंडिया के जो रैंकिंग है इन जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब दो करेंसीज के बीच का डिफरेंस अगर मैं निकाल दूं, तो कितने सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीद सकते हैं। ठीक है, एक बास्केट है गुड्स एंड सर्विसेज की, इंडिया को भी बोला तुम खरीदो, चाइना को भी बोला तुम खरीदो, तो कितने उनके प्राइस रेफरेंसेस को हटाकर कितने पैसों में वो खरीद पा रहे हैं, इससे हम परचेजिंग पावर पैरिटी का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और हमें जो याद रखने हैं वो ये है कि इंडिया इज थर्ड इन दैट रैंकिंग। ठीक है, आफ्टर यूएस एंड चाइना, इंडिया इज थर्ड व्हेन इट कम्स टू जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। किसने बोला? आईएमएफ ने बोला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक जो कि एक रिपोर्ट है उसमें बोला, 2022 की। राइट, याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा, है ना। तो 23% जीडीपी फेल डाउन टू 3%, एंड बीच का डेटा भी हम याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम है अभी हमारे पास। ठीक है, तो तसल्ली से जो भी स्लाइड्स में दिया है वो हम याद करेंगे, एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट विद द एग्जामिनेशन। फिर आ जाता है जी ग्लोबल ट्रेड। क्या है ग्लोबल ट्रेड? अभी तो हमने मैप के अंदर सब कुछ बनाया था, अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की बात करें। इंडिया से बाहर कुछ भेज रहे हैं एक्सपोर्ट्स, और बाहरी देशों से अंदर कुछ खरीद रहे हैं इंपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस जब हम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करते हैं, दैट इज व्हाट ग्लोबल ट्रेड इज। इंडिया वाज वेरी मच एक्टिव इन ग्लोबल ट्रेड एज वेल 1600 एडी में। ठीक है, तो 33% ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा था इंडिया, लेकिन इंडिपेंडेंस आते आते वो लेस देन 3% होकर रह गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हम करवा पाए, एक्सपोर्ट करने लायक सामान बना पाए उतना पैसा नहीं था, और जो बनाते भी थे सस्ते दामों पर, बहुत कम दामों पर हमसे लूट लिया जाता था। और बाद में जब टेक ओवर ही कर लिया तब तो और ही बुरे हाल हो गए, एंड इंपोर्ट करने लायक हमारे पास कोई फंड्स थे नहीं। ठीक है, हमारी सारी वेल्थ, हमारे सारे ट्रेजर्स, फॉरेन ट्रेजर्स, ये लूट कर जाए जा रहे, बाहर ले जा रहे थे। देन पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज 1600 एडी से 1947 तक आते आते एक इंडिविजुअल एक साल के अंदर कितना पैसा कमा पा रहा है ऑन एन एवरेज, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम। इंडिया में जो इंक्रीज है इतनी सारी सेंचुरीज के बाद, जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए था, वो सिर्फ था 12%। यानी कि इतने सारे सालों के बाद भी इंडिया में जो एक इंसान अगर 100 रुपए कमा रहा था, तो इतनी सेंचुरीज के बाद अब वो 112 रुपए कमा रहा था, जो कि बहुत एक छोटे लेवल का इंक्रीज है। जबकि ब्रिटेन में ये इंक्रीज 553% था। राइट, तो आप देख सकते हो कि कितना ड्रामेटिक इंक्रीज है। क्यों है ये इंक्रीज? क्योंकि इंडियंस को हमने अंडर पावर्टी ही रखा था, ना हम उनको वो रोल्स असाइन करते थे जहां पर वो ज्यादा पैसे अर्न कर पाए, हम उनको खुद का तो डेफिनेटली कुछ नहीं करने देते थे, और ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन वो बहुत ज्यादा थी। राइट, सो ब्रिटेन की वेल्थ ऑन द अदर हैंड इट वाज इंक्रीजिंग ओवरऑल एंड पर कैपिटा एज वेल। इसी चीज को हाईलाइट करते हुए दादा भाई नरोजी, जो कि एक नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम दिए अपनी किताब पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत सारी किताबें लिखी गई वेल्थ ड्रेन के ऊपर, लेकिन ड्रेन थ्योरी जो इन्होंने दी उसमें इन्होंने बताया कि पर कैपिटा इनकम ब्रिटिश इंडिया की सिर्फ 20 रुपए पर एनम है। यानी कि इंडिया में रहने वाला इंसान, इंडियन,
₹20 पर साल के कमा रहा है, विच इज़ वेरी लेस। ठीक है, जबकि एस्टिमेटेड ओवरऑल नेशनल इनकम इज 340 करोड़। सो ब्रिटिश रूल वॉज नॉट एनरिचिंग इंडिया, ऐसा नरोजी ने कहा कि ब्रिटिश रूल इनरिच नहीं कर रहा है इंडिया को, लेकिन सिस्टमैटिकली डिप्लीट कर रहा है, इम्पावरिश कर रहा है। द पॉवर्टी ऑफ इंडियंस वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू ब्रिटेन ड्रेनिंग इंडियाज वेल्थ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने हाईलाइट करी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। जीडीपी जो कि 3% तक रह गया, ग्लोबल ट्रेड जो कि लेस देन 3% रह गया, एंड पर कैपिटा इनकम जो कि सिर्फ 12% इंक्रीज हुई 1600 एडी से 1947 तक। ठीक है जी, तो ये पैरामीटर्स याद रखने हैं, और इसके अलावा जो भी हमने इंडिविजुअल स्लाइड में किया वो भी आपको याद रखना है। सो इन द ईयर 1947 अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम था। इंडस्ट्रियल बेस हमारा था नहीं, हमारे पास इंडस्ट्री सेटअप करने के पैसे नहीं थे। वी वर स्ट्रगलिंग कि अपने खुद पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। हाई पॉवर्टी थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, जॉब्स नहीं थी लोगों के पास, एंड ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो कि दो कॉन्ट्रेडिक्टिंग अपोजिंग व्यू पॉइंट्स से गुजर रही है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेडिक्टिंग थ्योरीज या उसके अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड है, वैसी इकोनॉमी हम थे, और हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर पर। ठीक है, मेजरली डिपेंडेंट थे प्राइमरी सेक्टर पर, एग्रीकल्चर पर हम डिपेंडेंट थे, लेकिन हमारे व्यू पॉइंट्स थे कि एग्रीकल्चर भी होना चाहिए क्योंकि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमें बाहरी देशों पे अब रिलाई नहीं करना, बिकॉज हमें इतने साल का बैड एक्सपीरियंस रह चुका है। बट एट द सेम टाइम वी वांटेड आवर इंडस्ट्रीज टू गो वेल, टू डू वेल, है ना। और हमें फंड्स अपने इंक्रीज चाहिए थे। फंड्स कैसे इंक्रीज होंगे? जब आप एक्सपोर्ट करोगे आपको फॉरेन का पैसा आएगा, है ना, आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे, आपकी ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ेगी। बट हम वो नहीं करना चाह रहे थे, बट हम चाह रहे थे कि हमारी ग्रोथ हो, है ना। तो ये कॉन्ट्रेडिक्टिंग व्यू पॉइंट से हम जूझ रहे थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखने हैं हमें 1947 इंडियन इकोनॉमी के। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अब फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्ट्री। अब ये क्वेश्चन ना हमने ऐसे प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप एक बार पढ़ो इसे, पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ। तो जो भी क्वेश्चन है आगे एक बार खुद आंसर करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कितने क्वेश्चंस आपने सही आंसर किए। ठीक है, तो India and China contributed 50% of the world GDP in 1080. Is it true? Absolutely, it is true. Why? Because पूरा वर्ल्ड में जितना जीडीपी बन रहा था, इंडिया और चाइना मिलकर उसका 50.5% बना रहे थे इन 1080, और ये इंक्रीज हो गया था 52% इन 1600 एडी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी फेल अराउंड टू 3% बाय 1947। यस, जीडीपी जो है वो 3% गिर गया था, ग्लोबल ट्रेड जो है वो लेस देन 3% गिर गई थी। ठीक है जी, तो ये भी सही है। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी जो जीडीपी है, इंडिया का रैंक उसमें टॉप 3 है, टॉप 3 में से है ना, बिल्कुल सही बात है। इट इज थर्ड इन द पोजिशन, है ना, यूएस एंड चाइना के बाद। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर हियर। Who among the following published the first estimates of national income in India in his book Poverty and Un-British Rule in India? तो किसने ये किताब जो है लिखी? तो ये बड़ा इजी डायरेक्ट सा आंसर है, आई एम श्योर अभी हम सभी को याद हो गया है। दैट इज दादा भाई नरोजी, एक नेशनलिस्ट थे जिन्होंने बताया कि इंडिया में पर कैपिटा जो पर्सन है पर एनम देवर अर्निंग ओनली 20 रुपीज पर एनम, विच इज वेरी लेस। वाई? बिकॉज ऑफ द ड्रेन थ्योरी, बिकॉज द वेल्थ वॉज बींग ड्रेन्ड, है ना, और अलग अलग चैनल से इसे ब्रिटेन भेजा जा रहा था। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी इंडियन ट्रेजरी की। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 20th सेंचुरी। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के 1947 के बाद, है ना, हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है, पावर्टी इतनी ज़्यादा है, हम मेजर प्राइमरीली हम डिपेंड हो रहे हैं एग्रीकल्चर पे, जबकि हमारी जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करती है दैट इज़ द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वहाँ पर लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रिलायंस थी ऑन प्राइमरी सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रही थी, और पॉवर्टी जो है वो, मतलब रिसोर्सेज इतने थे नहीं कि उनको हम अच्छा लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सके, अच्छी इनकम दे सके। सो पॉवर्टी वाज देयर, एंड हाई लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्या हाई लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम थे? नहीं,
लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम थे, ठीक है, तो हाई नहीं है, लो है। तो करेक्ट आंसर हेयर वुड बी ऑप्शन ए, राइट? सो this, I hope you have got all answers right, and with this your chapter number, just a second, yeah, your session has come to an end. साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना चाहते हो जैब के लिए, तो आपको जाना है edutap.in पर और जैब के कोर्सेज को चेकआउट करना है, ठीक है? इसमें आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस सब दिख जाएंगी, और ब्रोशर डाउनलोड करके आप डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हो। साथ ही कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, और ये चीज़ आपको इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए भी अवेलेबल है, राइट? सो दिस इज all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. I hope you have a wonderful day. Thank you so much. Have a good day.